Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंडेड यानी कैटेगरी 2 पोस्ट पर ITI स्टूडेंट के लिए, तो इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। जैसे कि मैं आप लोग को बोला हूँ, इसके लिए इन दोनों एग्ज़ाम के लिए रेगुलर आप लोगों के लिए मैं मॉडल सेट प्रोवाइड करते रहूँगा। 2 सेट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड किया हूँ। NPCL एग्ज़ाम के लिए भी अभी भी 7 से 8 दिन का टाइम है और BARC का एग्ज़ाम होने में अभी भी 20 से 22 दिन का टाइम है। तो बहुत सारा पेपर अभी भी मैं सॉल्व करा पाऊँगा। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो और भी इम्पोर्टेंट मैं क्लास आप सभी के लिए प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 50 क्वेश्चन डेली का क्लास में मैं लेके आता हूँ और जितना हो सके मैं उतना ही एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो स्टेज 2 का पेपर है एडवांस टेस्ट का फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के लिए ये पेपर है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और टोटल 150 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आप लोग का डिडक्ट हो जाएगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो मैं आप लोग को पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन और ऑप्शन दिखाऊंगा, आप लोग आंसर दे के जाना। आप लोग सोच के चलिए आप लोग का एक टेस्ट हो रहा है। जैसे कि रेगुलर मैं आप लोग को वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग सोचिए कि 50 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम हो रहा है। आप लोग देखिए कितना आंसर आप लोग कर पा रहे हैं। अगर आप लोग 48 प्लस आंसर आज का भी क्लास में कर पा रहे हैं तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। तो और भी थोड़ा सा आप लोग का प्रिपरेशन करेंगे तो इन दोनों एग्जाम में आप लोग का सिलेक्शन होने का बहुत ही चांसेस है। तो आप लोग ईमानदारी का साथ पूरा वीडियो देखिए और कितना आंसर कर पाए हैं, कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। आज सेट 3 मॉडल पेपर सेट 3 में डिस्कशन करूँगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं आप लोग को बोला हूँ वेल्डर ट्रेड का भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप देख सकते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ। फिटर टर्नर मशीनिस्ट स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। बोला व्हिच वेल्ड डिफेक्ट में ऑकर इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन सा वेल्ड दोष हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर बी रैपिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्लो होल, ऑप्शन नंबर डी स्लैग इंक्लूजन। तो आप लोग का हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा पोरोसिटी। तो पोरोसिटी, ब्लो होल, स्लैग इंक्लूजन क्या होता है इसका बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आप लोग को जानना चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। कैसे इसका प्रोसेस होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोग को कोई क्लियर नहीं करता। तो मैं कोशिश करूंगा इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए वेल्डिंग का अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग वेल्डिंग होता है। जैसे लेजर बीम वेल्डिंग होता है, इसका प्लाज्मा, इसका बाद होता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडस्ट्री में सबसे जो न्यू या बोल सकते हैं एकदम लेटेस्ट जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रे का या इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करके दोनों मेटल प्लेट को जो वेल्डिंग ज्वाइंट करते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा मेटल को हम लोग वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम, मोलिबोडिनम, टंगस्टेन का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, भारी या बड़ा जो कंपोनेंट होता है। फिर से मैं बताता हूँ, टंगस्टेन, टाइटेनियम, जिरकोनियम, मोलिबोडिनम। तो इन सब से बना हुआ जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, भारी बड़ा जो कंपोनेंट होता है, इसका वेल्डिंग करने के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, मेन चीज़ होता है कि कॉस्टली मेटल को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये होता है एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस होता है, ओके, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वैक्यूम में वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग ऑपरेशन हम लोग निर्वात में करते हैं, वैक्यूम में करते हैं। और जैसे हम लोग टीग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, सील्डिंग गैस देना पड़ रहा था। सील्डिंग गैस का हिसाब से हम लोग आर्गन गैस का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें कोई भी सील्डिंग गैस का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग इसमें जो ऑपरेशन करते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो
प्रोसेस हम लोग करते इसको निर्वात में करते, कोई भी एयर का मामला इसमें नहीं आता है, कोई भी एयर इसमें ट्रैप नहीं होता है। ओके, और इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रोड या आप लोग बोल सकते हैं फिलर रॉड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जो बेस मेटल रहता है, दोनों बेस मेटल ही मेल्ट होके फ्यूज होके इन दोनों मेटल प्लेट जुड़ जाता है। ठीक है, तो दोनों मेटल प्लेट को पिघालने के लिए या फ्यूज करने के लिए हम लोग को तो कुछ हीट देना पड़ता, तो कैसे देना पड़ेगा वो मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये आप लोग को जानना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द हीटेड फिलामेंट कॉल्ड कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है या इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो कहाँ से होता है, एक हीटेड फिलामेंट से होता है। तो हीटेड फिलामेंट को क्या बोलते हैं, एक कैथोड होता है, ये होता है कैथोड। ठीक है, इधर से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। जब भी हम लोग पावर सप्लाई करते हैं डीसी मोटर से, तो इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन फ्लो को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक हम लोग एनोड रिंग बनाते हैं। तो कैथोड क्या हो जाएगा, इधर तो माइनस हो जाएगा और एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। ओके, तो इधर जब भी एनोड रिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए या आप बोल सकते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में तो सप्लाई डीसी मोटर से सप्लाई दे रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। 30 किलोवोल्ट से 175 किलोवोल्ट तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग करते हैं। जब भी इन दोनों पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, दो पॉइंट का बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, तो कितना डिफरेंस होता है, 30 किलोवोल्ट से 175 किलोवोल्ट तक जब भी डिफरेंस होता है, तब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट हो रहा है कैथोड से, बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है, बहुत ज़्यादा स्पीड इसमें हो जाता है। तो कितना स्पीड होता है आप लोग को जानना चाहिए, 48,000 किलोमीटर पर सेकेंड से कितना होता है, 1,92,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। तो कितना स्पीड होता है, 48,000 किलोमीटर पर सेकेंड से, मतलब मिनिमम इतने से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1,92,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 1,92,000 किलोमीटर तक स्पीड में जाने का इतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड हो जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा स्पीड हो जाता है, इसका बाद क्या होता है, तो मैं ये टोटली इरेज कर देता हूँ, जो भी बाकी पॉइंट है इसको इरेज करने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्पीड में जब भी आएगा तो डिफ्लेक्शन होने का कुछ मतलब एक डाइवर्ज होने का कोशिश करेगा, डाइवर्ज नॉट डिफ्लेक्शन, डाइवर्ज मतलब बाहर तरफ जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इधर हम लोग दे देते हैं एक लेंस दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस दे देते हैं। कौन सा लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस देते। तो लेंस क्या करते हैं, दोनों साइड में जब भी लेंस देते तो ये जो डाइवर्ज हो रहा था उसको क्या करते, कॉन्सेंट्रेट कर देते, एक ही पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट कर देते, मतलब ऐसे तरफ आने आता है। पहले क्या हो रहा था, वैसे डाइवर्ज हो रहा था, इधर 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 जा रहा था, लेकिन जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस दे दिया तब ये एक ही पॉइंट की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफ्लेक्शन कॉइल दे देते, इधर से डिफ्लेक्शन कॉइल दे देते हैं, ये डिफ्लेक्शन कॉइल होता है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, इधर जो आ रहा है इसको जस्ट इधर से इधर तक लेके आने में, मतलब डिफ्लेक्ट करने, मतलब उधर से वो जाएगा से कहाँ तक लेके आते हैं, वैक्यूम चेम्बर तक लेके आता है, और ये होता है वैक्यूम चेम्बर। ठीक है, इसमें फिक्सर रहता है, फिक्सर के ऊपर 2 प्लेट रहता है। ओके, ये 2 प्लेट रहता है। इसका बाद क्या होता है, ये जो डिफ्लेक्शन कॉइल है, डिफ्लेक्शन कॉइल से वो सीधा क्या होगा, इधर से वो इधर तक आ जाएगा, और ये तो क्या एक पॉइंट का जैसे आएगा, पॉइंट का जैसे जब भी आएगा तो इसमें क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी था या स्पीड था, आप लोग जानते हैं। तो स्पीड क्या होता है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी था, तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का साथ जब भी ये जो जहाँ पे वेल्डिंग करना पड़ेगा दोनों मेटल का जो इधर ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, इधर क्या होता है, इधर आके गिरता है जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है। इसका बाद क्या होता है, ये जो काइनेटिक पहले एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी जब भी दोनों बेस मेटल के ऊपर गिरता है वो
थर्मल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब बहुत स्पीड में आ रहा था, उसके बाद जो बेस मेटल है उसमें हीट करने के बाद क्या होता है, उसमें थर्मल एनर्जी क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड था। तो थर्मल एनर्जी जब भी आता है, क्रिएट होता है, तब क्या होता है, ये दोनों मेटल क्या होता है, जहाँ पे वेल्डिंग करना है इन दोनों जगह में ये फ्यूज हो जाता है, मतलब पिघल जाता है, या आप बोल सकते हैं मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद क्या होता है, इन दोनों प्लेट बेस प्लेट एक साथ ज्वाइन हो जाता। तो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, ये आप लोग बताना। सबसे पहले से मैं आप लोग को बताता हूँ, देखो ये सब चीज़ किसी को मालूम भी नहीं होता है, मैक्सिमम जो भी यूट्यूबर होता है कोई आप लोग को समझाता भी नहीं है। तो इतना जब चीज़ आप लोग को फ्री में मिल रहा है इतना कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप लोग को तो जानना चाहिए। कुछ भी नहीं है, ये मॉडर्न प्रोसेस होता है। कॉस्टली मेटल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन जो होता है, इसका बड़ा बड़ा पार्ट को ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस होता है, इसके लिए कोई भी सील्डिंग गैस का जरूरत नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोड फिलर रॉड का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता, वैक्यूम चेंबर का जरूरत पड़ता है, निर्वात चेंबर में हम लोग इसको वेल्डिंग करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए या एमिट करने के लिए जो हीटेड फिलामेंट होता है, तो हीटेड फिलामेंट क्या होता है, ये हीटेड फिलामेंट होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। एमिट होने के बाद क्या होता है, इधर हम लोग, ये तो कैथोड है, ओके, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर एनोड रिंग लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इधर होता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस कितना होता है, 30 से 175 किलो वोल्ट का वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब भी इतना दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस हो जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना स्पीड बढ़ता है, कितना, 48,000 किलोमीटर पर सेकेंड से 1,92,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड हो जाता है। तो स्पीड जब भी होता है, इसका बाद क्या होता है, ये डाइवर्ज होने का कोशिश करता है, मतलब बाहर तरफ जाने का कोशिश करते हैं। इधर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, इसको एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट कर देता है, ऐसे एक ही जगह में कंसेंट्रेट हो जाता है। इसका बाद हम लोग डिफ्लेक्शन करने के लिए, मतलब इधर से एक डिफ्लेक्शन कॉइल लगा देते, तो डिफ्लेक्शन क्या करता है, इसको एक ही पॉइंट में लाते हैं, मतलब एक पॉइंट में लाते हैं। कहाँ पे पॉइंट में लाता है, जो दो बेस मेटल रहता है, दो बेस मेटल को जो एज है, एज का आसपास आ जाता है, तो इस एज को मेल्ट कर देता है। जब भी मेल्ट करता है तो उन दोनों बेस मेटल आपस में जुड़ जाता है और एक वेल्डिंग जॉइंट बना देते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा स्पीड में जब आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी था, जब भी मेटल का ऊपर गिरता है, बेस मेटल के ऊपर गिरता है, तो क्या होता है, इतना स्पीड होने के कारण वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो थर्मल एनर्जी में जब भी कन्वर्ट होगा तो मेटल को हीट करना स्टार्ट कर देगा। हीट जब भी होगा, मेटल पिघल जाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, इतना ईजी प्रोसेस है और इतना इजीली आप लोग को कोई नहीं समझा पाएगा। शायद आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन इसमें कभी कभी क्या डिफेक्ट होता है, निर्वात चेंबर में हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी एयर का इस्तेमाल, मतलब एयर नहीं आना चाहिए। एयर अगर आ जाता है तो क्या होता है, एयर वेल्डिंग जॉइंट के बीच में फंस जाता है और पोरोसिटी बना देते हैं। ओके, तो जब भी वेल्डिंग के बीच में एयर फंस जाता है तो क्या होता है, वो पोरोसिटी बना देते हो। तो पोरोसिटी क्या होता है, ब्लो होल क्या होता है और स्लैग इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा आप लोग जान लीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए पोरोसिटी क्या होता है और ब्लो होल क्या होता है। ओके, तो ऐसे ही सोचो, दो बेस मेटल है, तो इन दोनों बेस मेटल के बीच में हम लोग ऐसे वेल्डिंग जॉइंट बनाए हैं। तो इसका बीच में अगर एयर फंस जाता है, अगर वायु फंस जाता है, तो क्या होता है, सोचिए इसका बीच में एयर फंस गया है, तो इसका बीच में एयर फंस जाने के कारण उसमें वेल्ड मेटल नहीं पहुंच पाता है, जो पिघला हुआ मेटल उसका अंदर नहीं पहुंच पाता है। तो क्या कर देते हैं, बाद में वो छोटा छोटा पिन होल का जैसा, पिन का जैसा छोटा छोटा होल ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो जो पिन होल, छोटा छोटा जो होल बनता है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। और यही होल अगर ज़्यादा गैस अगर ट्रैप हो जाता है, तो ज़्यादा गैस ट्रैप होने के कारण बड़ा बड़ा होल बन जाता है। तो वेल्डिंग जॉइंट के अंदर बड़ा बड़ा जो होल बनता है उसको बोलते हैं ब्लो होल, और अगर छोटा छोटा पिन होल का जैसा बनता है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। समझ में आ गया। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग करते हैं तो वैक्यूम चेंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई भी एयर नहीं रहता है। तो इसमें अगर कोई भी बाई चांस एक दो बार क्या होता है, इसमें पोरोसिटी बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। ओके, क्योंकि इसमें अगर एयर फंस जाता है, तो जो दो मेटल को हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, एयर फंस जाने के कारण या गैस फंस जाने के कारण क्या होता है, उसका बीच में छोटा छोटा पिन होल बना देता है। तो पोरोसिटी प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में, लेकिन बहुत ही कम प्रॉब्लम होता है, बहुत ही कम। ठीक है, ये समझ में आ गया। और स्लैग इंक्लूशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग ये जो ज्वाइंट बना दिए हैं, इसमें अगर कोई भी
नॉन मेटेलिक फॉरेन मेटल होता है, मतलब जो मेटल नहीं है, कोई भी एक नॉन मेटल अलग से कोई बाहर का मेटल है, कोई भी सोचो कागज वगैरह या कोई भी अलग प्लास्टिक वगैरह इसके बीच में अगर फंस जाता है तो क्या होता है, तो ये जो ज्वाइंट इसका बीच में फंस जाने का कारण उसको बोलते हैं स्लैग इनक्लूजन, मतलब प्रॉपर वेल्ड नहीं हो पाता है, मतलब बाहर से आया हुआ कोई भी मेटल वेल्ड ज्वाइंट का अंदर वो ट्रैप हो जाता है, इसको बोलते हैं कि स्लैग इनक्लूजन। समझ में आ गया है। तो आप लोगों को जानना चाहिए ये जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होता है इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है, वो पोरोसिटी प्रॉब्लम कभी कभी दिखाया जाता है। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए हेक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स। एक हेक्सा ब्लेड इसका द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अगर आप लोग कोई भी शॉप में जाके हेक्सो ब्लेड खरीदना चाहते हैं तो आप लोग को हेक्सो ब्लेड का स्पेसिफिकेशन बोलना पड़ेगा। तो हेक्सो ब्लेड हम लोग कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए लेंथ, ऑप्शन नंबर बी पिच, ऑप्शन नंबर सी टाइप ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हेक्सो ब्लेड को स्पेसिफिकेशन करने के लिए लेंथ का जरूरत पड़ता, पिच का और टाइप ऑफ मटेरियल तीनों चीज का जरूरत पड़ता है। तो हेक्सो ब्लेड का लेंथ कितने एमएम से कितने एमएम तक वेरी करता है वो आप लोगों को जानना चाहिए। तो हेक्सो ब्लेड का लेंथ 2 स्टैंडर्ड लेंथ होता है, एक होता है 250 mm और दूसरा होता है 300 mm। ठीक है, तो इंच में आप बोल सकते हैं 8 इंच टू 12 इंच। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, इंच में भी आ सकता है, क्योंकि एनपीसीएल रावत बाटा में इंच से क्वेश्चन पूछा गया था। हेक्सो ब्लेड का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, तो 12 इंच होता है। ओके, तो इनका 2 स्टैंडर्ड साइज क्या क्या होता है, 250 mm और 300 mm होता है। तो लेंथ के बारे में पता चल गया। सबसे पहले हम लोगों को लेंथ बोलना पड़ेगा, इसके बाद पिच बोलना पड़ेगा। पिच इसका 3 पिच होता है, तो कोर्स होता है, इसके बाद मीडियम होता है, फाइन होता है। तो कोर्स पिच क्या होता है 1.8 मिलीमीटर होता है, और फाइन पिच क्या होता है 1.4 mm, और कभी कभी 1 mm भी हम लोग इसको मीडियम का अंदर डालते हैं, और 0.8 mm जो होता है वो होता है फाइन पिच का अंदर। ठीक है, और इसमें आपको बोला टाइप ऑफ मटेरियल, हेक्सो ब्लेड कौन सा मटेरियल से बना हुआ है। तो हेक्सो ब्लेड एक्चुअली 2 मटेरियल से बनता है, एक लो एलो स्टील LA से बनता है और हाई स्पीड स्टील से बनता है, HSS से बनता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि 250 मिलीमीटर। इसका बाद हम लोग को बोलना पड़ेगा पिच कितना है, 1.8 मिलीमीटर पिच है। इसका बाद हमको टाइप ऑफ मटेरियल मतलब लो एलॉय हम लोग को बोलना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग बोलेंगे तो दुकान से हम लोग को इसका ब्लेड, हेक्सो ब्लेड हम लोग को जो मांगा है वही हम लोग को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया है। और एक चीज आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है कि थिन ट्यूबिंग या सीट मेटल वर्किंग पर्पस के लिए कितना पिच का जरूरत होता है, 0.8 मिलीमीटर का पिच का जरूरत होता है। ठीक है, कोई भी सॉफ्ट मटेरियल होता है उसको काटने के लिए कितना पिच का जरूरत होता है, 1.8 मिलीमीटर पिच का जरूरत होता है। समझ में आ गया है। तो इतना ही क्वेश्चन आप लोग को आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप लोग का आएगा उसका साथ और भी मैं पॉइंट ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला था मेन पर्पस ऑफ ए बोरिंग ऑपरेशन एज कंपेयर टू ड्रिलिंग इज टू। ड्रिलिंग की तुलना में बोरिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो ड्रिलिंग से जब बोरिंग करते हैं तो इन दोनों ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला है ड्रिल ए होल। बोरिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं हम लोग, होल को ड्रिल करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी फिनिश ए ड्रिल होल, कोई भी ड्रिल होल है उसको हम लोग फिनिश करते हैं, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट द होल, होल को करेक्ट करता है, या ऑप्शन नंबर डी एनलार्ज एन एग्जिस्टिंग होल, मतलब पहले से बना हुआ कोई होल है उसको बड़ा बनाते हैं। तो आप लोग जानते हैं बोरिंग करना मतलब क्या, कोई भी जॉब का अंदर सोचो ऐसे ही एक ड्रिल होल है, उसको साइज में बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करने के लिए मतलब एनलार्ज करने के लिए, ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए या एनलार्ज करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। बोरिंग टूल होता है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। समझ में आ गया है। और बोरिंग में क्या होता है, इसमें अगर होल का भी मिस अलाइनमेंट होता है तो मिस अलाइन को भी वो सुधार सकते हैं। ओके, और एनलार्ज वो ड्रिल होल को बना देता है, और इसका फिनिश भी अच्छा आता है क्योंकि इसका सिंगल पॉइंट काटिंग टूल से इसका फिनिशिंग होता है, इसीलिए। समझ में आ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा एग्जिस्टिंग एंड ड्रिल होल। ड्रिल होल पहले से है उसको बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ। संगीत वाद्य यंत्र का बना होता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा मटेरियल से बना हुआ होता है, ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम स्टील, ऑप्शन नंबर बी गान मेटल, ऑप्शन नंबर सी बेल ब्रोंज, ऑप्शन नंबर डी स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल ब्रोंज।
कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या बेल जिसको घंटी बोलते हैं, तो ये बेल ब्रोंज से बना हुआ होता है। तो बेल ब्रोंज में क्या होता है, बेल ब्रोंज मतलब ब्रोंज होता है। ब्रोंज में क्या रहता है, ब्रोंज में रहता है कॉपर प्लस टीन रहता है, लेकिन इसमें टीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके, तो टीन का कंटेंट कितना होता है, 4:1 रेशियो में रहता है। 4 रहता है टीन और 1 रहता है कॉपर, मतलब इसमें टीन का जो परसेंटेज होता है इसमें ज़्यादा रहता है। ओके, तो हायर टीन कंटेंट के लिए इसका जो मेटल का रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी ज़्यादा होता है और इसका रेजोनेंस को भी ये इंक्रीज कर देता है। रेजोनेंस भी बढ़ जाता है और इसका रिजिडिटी भी बढ़ जाता है। कॉमन जो ब्रोंज होता है, कॉपर प्लस टीन मिलकर जो बनते हैं, तो उस ब्रोंज से इसका रिजिडिटी और रेजोनेंस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना रेशियो होता है कॉपर और टीन का, 4:1 में रहता है। 4 रहता है टीन, कॉपर रहता है 1। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। इसमें आपको बोला है पॉइंट एंगल ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल चिपिंग। जब हम लोग चिपिंग करते हैं चीजेल और हैमर लेके, तब हाई कार्बन स्टील को अगर कटना है तो पॉइंट एंगल कितना रखना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं चिपिंग करते टाइम या ड्रिलिंग करते टाइम पॉइंट एंगल किसका ऊपर डिपेंड करता है, जो मटेरियल को हम लोग चिपिंग करने जा रहे हैं, कटने जा रहे हैं, तो उसका हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करते हैं। मटेरियल अगर ज़्यादा हार्ड होता है तो पॉइंट एंगल बड़ा होगा, अगर मटेरियल अगर सॉफ्ट होगा तो पॉइंट एंगल भी कम होगा। तो हाई कार्बन स्टील मतलब इसमें कार्बन ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है, कार्बन ज़्यादा रहने से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसको कटने के लिए क्या हो जाएगा, जब मटेरियल ही बहुत, जिस मटेरियल को हम कटने जा रहे हैं इसका जब हार्डनेस ही बहुत ज़्यादा है तो इसका पॉइंट एंगल भी ज़्यादा होगा। तो इसका जब हम लोग ऐसे कोई भी 5 चीजेल देके हम लोग कटने जाएंगे तो इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, पॉइंट एंगल होता है, ये जो पॉइंट एंगल होता है 65 डिग्री होता है। ओके, ऐसे अगर नॉर्मली कास्ट आयरन का बात करता है तो कास्ट आयरन में कितना होता है, कास्ट आयरन हाई कार्बन स्टील से कम हार्ड होता है, इसीलिए उसका पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री। और कास्ट आयरन से भी कम हार्ड होता है माइल्ड स्टील, इसीलिए उसका जो पॉइंट एंगल होता है 55 डिग्री होता है। जिसका जितना हार्डनेस कम होता है उसका उतना ही पॉइंट एंगल भी कम होता है। ब्रास का पॉइंट एंगल होता है 50 डिग्री, कॉपर का पॉइंट एंगल होता है 45 डिग्री, और एल्यूमिनियम और भी सॉफ्ट होता है तो नरम होता है, इसीलिए उसका पॉइंट एंगल होता है 30 डिग्री। ओके, तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए, या क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, जो आप लोग चिपिंग करते टाइम हाई कार्बन स्टील को चिपिंग करते हैं तो आप लोग का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, तो पॉइंट एंगल 65 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें हाई कार्बन स्टील का बोला था। अगर कास्ट स्टील का बोलता, कास्ट स्टील में अगर बोल देता तो कास्ट स्टील के लिए 70 डिग्री आप लोग का होना चाहिए पॉइंट एंगल, और कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री होता है। तो कास्ट स्टील हाई कार्बन स्टील से भी ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए उसका पॉइंट एंगल भी ज़्यादा होता है हाई कार्बन स्टील से। कास्ट स्टील का जो होता है पॉइंट एंगल 70 डिग्री होता है। समझ में आ गया है। और आप लोग जब ऐसे पॉइंट एंगल आप लोग को याद हो गया है तो आप लोग को देख लेना चाहिए पॉइंट एंगल क्या होता है। सोचो इस मेटल को हम लोग को कटना है, तो ये है ऐसे चीजेल है, ठीक है, तो ये चीजेल है। ओके, इसका जो एक्सिस है आप देख सकते हैं, इसका एक्सिस है, तो ये जो एंगल है इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को बोलते हैं पॉइंट एंगल। ओके, और ये जो एक्सिस है, एक्सिस से ये जो बेस है, बेस का बीच में जो एंगल है ये जो बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कितना इंक्लाइंड है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाता है, वो भी हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो हाई कार्बन स्टील के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 39.5 डिग्री। इसको आप लोग याद करना चाहिए। ये जो आप लोग का एक अलग से चार्ट आता है नीमी का बुक में, आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग चार्ट को याद रखना। एल्यूमिनियम का मैक्सिमम जगह में पूछे जाता है, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 22 डिग्री। ओके, अगर आप लोग का माइल्ड स्टील का पूछता तब हो जाता 34.5 डिग्री। बाकी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जीआई पाइप स्टैंडर्ड लेंथ इज। जीआई पाइप की मानक लंबाई है, तो गैल्वेनाइज आयरन पाइप का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है। ऑप्शन नंबर 6 फीट, ऑप्शन नंबर बी 10 फीट, ऑप्शन नंबर सी 12 फीट, ऑप्शन नंबर डी 16 फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 फीट। ठीक है, तो और आप लोग का कभी कभी पूछे जाता है जीआई पाइप कितना लेंथ में मिलते हैं, तो मीटर में आप लोग को पूछा जाता है। मीटर में अगर आप लोग को पूछेगा तो 6 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर में अगर आप लोग को पूछेगा तो 6 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा।
तो जीआई पाइप में अगर आप लोग एक्सटर्नल थ्रेड को काटना चाहते हो तो पाइप डाई का आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइप डाई को घुमाने के लिए पाइप डाई स्टॉक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, और जो आप लोग का थ्रेड होता है, एक्सटर्नल जो थ्रेड होता है, एक्सटर्नल थ्रेड में आप लोग को टेपर्ड होता है और इंटरनल जो थ्रेड होता है वो टोटली पैरेलल होता है। तो आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, पाइप में अगर थ्रेड है तो उसका कौन सा डायमीटर या कौन सा थ्रेड में टेपर होता है। तो एक्सटर्नल जो थ्रेड होता है उसमें टेपर होता है, लेकिन इंटरनल जो थ्रेड होता है उसमें टोटली वो पैरेलल होता है। समझ में आ गया है। और इसका इंटरनल थ्रेड को भी काटने के लिए हम लोग पाइप टैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको जब हम लोग थ्रेड काटते हैं तो एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए पाइप रिंग गेज और इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए पाइप प्लग गेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का मेन स्केल का ईच डिवीजन का मतलब हर एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 1 डिग्री 55 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 55 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 1 डिग्री 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। तो इसमें आपको बोला है वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर की मेन स्केल का एक एक डिवीजन का वैल्यू हो जाता है 1 डिग्री। अगर ऐसे पूछता वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का वर्नियर स्केल का, इधर मेन स्केल का जगह अगर वर्नियर स्केल का एक एक डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाता है, तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री 55 मिनट हो जाता है। तो एक क्यों होता है आप लोग जानते हैं, जो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर होता है उसमें मेन स्केल डिवीजन में कितना रहता है, 23 मेन स्केल डिवीजन के साथ 12 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है। ओके, तो मतलब आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों का एक एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 डिग्री होता है तो वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 डिग्री 55 मिनट कैसे होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मेन स्केल में 23 के साथ 12 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है। मतलब 12 का अगर मल्टीपल करते हैं तो 2 से मल्टीपल मतलब डबल करने से आप लोग को 24 आ जाता है। मतलब ये जो स्केल होता है डबल स्केल में होता है। आप देख सकते हैं पहला जो स्केल हुआ है ए वर्नियर स्केल का, इधर 0 हुआ है तो इसके बाद 1 2 को बाद देके फिर 1 हुआ है, इसके बाद फिर 2 लाइन को बाद देके ए हुआ है। इसलिए आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर सिंगल स्केल में होता है या डबल स्केल में होता है। डबल स्केल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच पार्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का जो स्टॉक होता है तो स्टॉक का इंटीग्रेटेड पार्ट कौन सा होता है, तो डायल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में डाउट होता है लेकिन डायल इज द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेद बेड इज जेनरली मेड ऑफ। लेद बेड साधारणतः किस धातु से या किस मटेरियल से बना हुआ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चरल स्टील। तो लेद बेड या कोई भी मशीन बेड किस मेटेरियल से बनता है, कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, क्योंकि इसका गुड रिजिडिटी होता है और इट कैन टेक मोर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कास्ट आयरन क्या होता है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है लेकिन इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें एक ग्राफाइट कंटेंट रहने का वजह से ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। इसके लिए कोई भी अलग से हम लोग को लुब्रिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ड्राई एयर इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी अगर ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो। ओके, तो कास्ट आयरन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन। कास्ट आयरन का निर्माण होता है तो कास्ट आयरन अगर हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कौन सा फर्नेस में हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन नंबर बी क्यूपोला फर्नेस, ऑप्शन नंबर सी ओपन हार्थ फर्नेस, ऑप्शन नंबर डी पर्डलिंग फर्नेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्यूपोला फर्नेस में। ठीक है, अगर पिग आयरन का बात करता तब हो जाता ब्लास्ट फर्नेस, और ओपन हार्थ फर्नेस का अगर बात करता तब ये हो जाता स्टील। तो स्टील बनाने के लिए हम लोग ओपन हार्थ फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस का अगर बात करते तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई ग्रेड स्टील और एलो स्टील को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस का। ओके, और पडलिंग फर्नेस का इस्तेमाल करके हम लोग रॉट आयरन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। तो आकार की अधिकतम सीमा और उसके संगत मूल आकार के बीच की बीजगणितिक अंतर को क्या कहते हैं।
ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए लोअर डिविएशन, ऑप्शन नंबर बी अपर डिविएशन, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल डिविएशन, ऑप्शन नंबर डी मीन डिविएशन। तो इसमें आपको बोला है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। ओके, मतलब मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज। ये मैक्सिमम लिमिट को क्या कहते हैं? अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज आप लोग कह सकते हैं। तो माइनस करने से आप लोग को क्या हो जाता है? अपर डिविएशन हो जाता। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इधर अगर ऐसे बोलता कि मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज या लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज, तब क्या हो जाता? लोअर डिविएशन हो जाता। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपर डिविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल का क्लास में डिस्कशन कर दिया हूं आप लोगों को। इसमें आपको बोला है 18:8 या 18/8 स्टील कंटेंट्स। तो ये जो स्टील है इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें 18 और 8 का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए 18% निकेल 8% क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी 18% क्रोमियम 8% निकेल, ऑप्शन नंबर सी 18% निकेल 8% वेनेडियम, ऑप्शन नंबर डी 18% वेनेडियम 8% निकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18% क्रोमियम एंड 8% निकेल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय हार्डनिंग द स्टील द प्रोसेस यूजुअली एडोप्टेड इज। कोई भी एक हार्डनिंग स्टील है या हार्डन स्टील है, तो उसका अंदर से अगर हम लोग को आंतरिक स्ट्रेस को रिलीव करना है, तो उसका अंदर से इंटरनल स्ट्रेस को अगर बाहर निकालना है, तो हम लोग कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर बी एनेलिंग, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन नंबर डी स्पेरोडाइजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेम्परिंग। कोई भी अगर हार्डन स्टील है तो उसको उसमें क्या होता है? विटेलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो विटेलेंस होने से क्या उसका हम लोग कोई भी जगह में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसका अंदर टफनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। तो टेम्परिंग प्रोसेस हम लोग हार्डन स्टील को बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग हीट करते हैं और उसको हम लोग ठंडा करते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसका जो ब्रिटलनेस होता है और टफनेस का रेगुलेशन हम लोग ठीक ठाक करते हैं कि हाँ इतना टफनेस है, उसको बढ़ाना चाहिए, और उसके अंदर से ब्रिटलनेस को कम करते हैं। तो रेगुलेट द ब्रिटलनेस एंड टफनेस। ओके, और इसका अंदर से हम लोग क्या करते हैं? जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है उसको हम लोग निकाल देते हैं। ओके, और हम लोग क्या करते हैं? टू रिस्टोर सम डक्टिलिटी हम लोग इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो मेटल ज़्यादा हार्ड हो जाए तो उसका अंदर डक्टिलिटी बहुत ही कम होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, BSF स्क्रू थ्रेड हैव इंक्लूडेड एंगल ऑफ। BSF स्क्रू थ्रेड में शामिल कौन है? तो BSF मतलब क्या होता है? BT स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, तो BT स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग कौन सा थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं? BSF BT स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी होता है सेम टू सेम BSW थ्रेड का जैसा, BT स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड का जैसा होता है। सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या होता है? इसमें जो नंबर ऑफ टीपे होता है, मतलब टीथ पर इंच जो होता है, तो BSW से ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन BSW, BSF, BSP इन तीनों थ्रेड का जो एंगल होता है सेम टू सेम होता है। तो कितना एंगल होता है ये आप लोग को बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जैसे जानते हैं BT स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड BSW थ्रेड है, इसका जैसे सेम टू सेम होता है। लेकिन सोचो नॉर्मली मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1 BSW में 1 इंच BSW में सोचो 8 TPI है, मतलब टीथ पर इंच है। ओके, लेकिन 1 इंच BSF में कितना हो जाएगा? 10 TPI हो जाएगा, मतलब 1 इंच में 10 टीथ होता है। मतलब इसका जो टीथ पर इंच ज़्यादा होता है BSF थ्रेड में। बाकी सब कुछ सेम है। अगर डेप्थ का बात करते हो तो दोनों का हो जाता है 0.6403 इंटू पिच हो जाता है। ओके, और BSW थ्रेड का क्या होता है? इसका जो क्रेस्ट होता है, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो राउंडेड ऑफ होता है, मतलब राउंड शेप का होता है। और इसमें एक डेफिनिट एक रेडियस रहता है। तो कितना रेडियस रहता है? ये तो अराउंड होता है ना, तो डेफिनिट रेडियस कितना होता है?
137 इंटू पिच होता है इसका रेडियस। ओके, तो अगर आप लोग को रेडियस निकालने के लिए बोलते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.137 इंटू पिच इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस। ठीक है, और आप लोग का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं BSW थ्रेड में या कौन सा थ्रेड में क्रेस्ट और रूट टोटली राउंड शेप का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSW थ्रेड में। समझ में आ गया। और BSF थ्रेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द एंगल ऑफ BS स्क्रू थ्रेड इज BA मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड का डेप्थ कितना होता है। ऑप्शन नंबर A 0.64 इंटू पिच, ऑप्शन नंबर B 0.7035 इंटू पिच, ऑप्शन नंबर C 0.6 इंटू पिच, ऑप्शन नंबर D 0.61 इंटू पिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.6 इंटू पिच। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का एंगल कितना होता है, इंक्लूडेड एंगल होता है 47.5 डिग्री या कभी कभी 47.5 डिग्री दिया रहता है। इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी स्मॉल क्रू या स्मॉल स्क्रू ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होता है पार्ट होता है उसमें छोटा छोटा स्क्रू का इस्तेमाल करना है तो उस स्क्रू में BA थ्रेड होता है, या जो वॉच स्क्रू होता है जो हाथ घड़ी जो होता है हैंड वॉच जो होता है उसमें छोटा छोटा जो स्क्रू होता है उसमें भी BA थ्रेड होता है, या प्रिसिशन जो इंस्ट्रूमेंट होता है या साइंटिफिक जो भी एपर्चर्स या इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें BA थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ टेपर एंड इट्स लेंथ इज नोन एज। तो इसमें आपको बोला है कोई भी एक टेपर है तो टेपर का दो डायमीटर का जो डिफरेंस है और टेपर का जो लेंथ है इसका रेशियो को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेंट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर बी कॉनिसिटी, ऑप्शन नंबर सी कॉन्वेक्सिटी, ऑप्शन नंबर डी कॉन्केविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉनिसिटी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो कॉनिसिटी किसको बोलते हैं, जो बिग डायमीटर होता है उसको हम लोग कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, जो स्मॉल डायमीटर उसको हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, और लेंथ ऑफ टेपर टोटल जो लेंथ ऑफ टेपर उसको स्मॉल एल से हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे हम लोग इन जो क्वेश्चन में आप लोग को बोला है दो डायमीटर का जो डिफरेंस है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा लेंथ ऑफ टेपर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉनिसिटी बोलते हैं। कॉनिसिटी का हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, जो इतना लेंथ होता है इतना लेंथ में कितना टेपर होता है वो आप लोग को पता चल जाएगा जब डायमीटर को दोनों डायमीटर को आप लोग माइनस करते हैं तब। समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ब्रेजिंग इज जनरली डन। ब्रेजिंग आमतौर पर किया जाता है, तो जब हम लोग ब्रेजिंग या ब्रेज वेल्डिंग करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 450 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 450 डिग्री से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 900 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी 1200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो एक्चुअली जब हम लोग ब्रेज वेल्डिंग या ब्रेजिंग करते हैं उसमें हम लोग नॉन फेरस फिलर मेटल का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 450 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उस जो बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होना चाहिए। ओके, मतलब अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मेटल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 450 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना पड़ता है ब्रेजिंग प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 Which among the following nuts is used for hand hacksaw। तो निम्नलिखित में से किस नट का उपयोग हैंड आरी में किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट ने हैक्सो यूज़ किया वो सभी स्टूडेंट जानते हैं उसमें कौन सा नट यूज़ होता है, चेक नट या विंग नट या थंब नट या हेक्सागोनल नट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंग नट। ठीक है, अगर थंब नट का बात करते हो तो वर्नियर कैलिपर में थंब नट रहता है। ओके, विंग नट का इस्तेमाल करके हम लोग इजीली मतलब फ्रीक्वेंटली हम लोग उसको ओपनिंग कर सकते हैं, उसको क्लोजिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन इजी है उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो नया नया क्वेश्चन है वो हम आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको बोला है इन ए ड्राइंग डायमेंशन ऑफ शाफ्ट, एक शाफ्ट का डायमेंशन दिया है जिसका बेसिक साइज 40 है और उसका अपर डिविएशन 0.068 और उसका लोअर डिविएशन -0.068 मिलीमीटर है। तो बोला है शाफ्ट का साइज टॉलरेंस का अंदर नहीं है, कौन सा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें तो आपको टॉलरेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले, या अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको निकालना पड़ेगा। उसका बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ये जो चार ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा ऑप्शन
उसका लिमिट का अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसमें क्या दे दिया है, अपर डिविएशन दे दिया है, लोअर डिविएशन दे दिया है, अब बेसिक साइज दे दिया है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन। ओके, तो 40 प्लस जब भी आप लोग 0.068 करेंगे तो इसका हो जाएगा 40.068 हो जाएगा अपर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट आप लोग जानते हैं बेसिक साइज माइनस लोअर डिविएशन, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 0.068 जब भी आप लोग करेंगे तब आप लोग का आ जाएगा 39.032 का आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बोला है कि कौन सा ऑप्शन इन लिमिट का अंदर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 40.096 ये आप देख सकते हैं ए लिमिट का अंदर नहीं आ रहा है। बाकी सब 39.030 से 40.068 का अंदर ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका टॉलरेंस निकालने के लिए बोलेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप लोग जैसे जानते हैं मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट जो होता है उसको ही बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इन दोनों का अगर माइनस कर देते तो आप लोग का टॉलरेंस भी आ जाता है। समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टील डूल इज मेड ऑफ, स्टील डूल किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रास, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। कभी कभी स्प्रिंग स्टील से भी बनता है। ओके, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर होता है मीट्रिक में, और इंच में होता है 1/64 इंच। ओके, और सबसे बड़ा बात इसमें इसको जंग होने से बचाने के लिए, करोशन रेजिस्टेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैटिन क्रोम फिनिश देते हैं। SATIN सैटिन क्रोम फिनिश हम लोग इसका ऊपर देते हैं कि उसका ऊपर जंग नहीं लगे, इसीलिए हम लोग सैटिन क्रोम फिनिश प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं। इसमें आपको बोला है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द मशीनिंग ऑपरेशन इज, अधिकांश सामान्य प्रकार की कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है लगभग सभी मशीनिंग ऑपरेशन में। तो ऑलमोस्ट ऑल मशीनिंग ऑपरेशन में कौन सा कॉमन कटिंग फ्लूइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी लार्ड ऑयल, ऑप्शन नंबर सी सोल्यूबल ऑयल, ऑप्शन नंबर डी कंप्रेस्ड एयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, तो सोल्यूबल हम लोग बनाते कैसे, 1 रहता है सोल्यूबल ऑयल और वाटर रहता है 20, तो 1:20 रेशियो में हम लोग बनाते हैं। तो सोल्यूबल ऑयल माइल्ड स्टील के लिए या मैक्सिमम मैशनिंग प्रोसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते सोल्यूबल ऑयल। कास्ट आयरन के लिए हम लोग ड्राई इस्तेमाल करते हैं, और एल्यूमिनियम के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको बोला है एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का नेगेटिव एरर है। तो करेक्ट रीडिंग पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, एक बाहरी माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है, सही पैटर्न डैश द्वारा निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, जो एक्चुअल रीडिंग है उसका साथ नेगेटिव एरर को ऐड करेंगे तो हम लोग का करेक्ट रीडिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डिडक्टिंग द नेगेटिव एरर फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग से नेगेटिव एरर को माइनस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी डिडक्टिंग ट्वाइस द नेगेटिव एरर फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग, जो एक्चुअल रीडिंग है उससे 2 गुना नेगेटिव एरर को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। या ऑप्शन नंबर डी एक्चुअल एडिंग ट्वाइस द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग का साथ नेगेटिव एरर का 2 गुना ऐड करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी नेगेटिव एरर रहता है तो ये जो आप लोग का रीडिंग दिया जाता है, एक्चुअल रीडिंग जो आप लोग का होता है तो उसका साथ हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लस कर देना पड़ता है। तो आप लोग का एक्चुअली राइट आंसर हो जाएगा एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, जो एक्चुअल रीडिंग होता है उसका साथ नेगेटिव एरर को ऐड जब कर देते हैं तो करेक्ट रीडिंग आ जाता है। समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, बोला द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज, वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.05 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.10 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 0.01 मिलीमीटर। तो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का जैसा, इसका भी स्केल होता है 49/50 स्केल, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। इसका जो बेस होता है, बेस एल्यूमिनियम एलॉय से बनता है, कभी कभी कास्ट आयरन भी दिया रहता है, तो एल्यूमिनियम एलॉय एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मोनेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, मोनेल मेटल किसका एलॉय से बनता है। ऑप्शन नंबर ए, या आप बोल सकते हैं मोनेल मेटल किसका मिश्र धातु है।
ऑप्शन नंबर ए आयरन एंड कार्बन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर डी कॉपर एंड निकेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर और निकेल। तो इसमें कॉपर कितना परसेंटेज रहता है, निकेल कितना परसेंटेज रहता है, आप लोग को जानना चाहिए। तो अगर आप लोग को रेशियो पूछे जाते हैं तो इसका रेशियो एक्चुअली होता है 2:1 आप बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 2:1 होता है। तो 2 क्या रहता है? 2 रहता है आप लोग का निकेल Na रहता है, ओके, और 1 रहता है आप लोग का कॉपर Cu रहता है, ओके। तो अगर आप लोग परसेंटेज से देखते हो तो 66% रहता है निकेल, 31.5% रहता है कॉपर, और बाकी जो भी रहता है, बाकी जितना भी परसेंटेज होता है उसमें आयरन, मैंगनीज, कार्बन, सिलिकॉन रहता है, ओके। और मोनेल मेटल क्या होता है? निकेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। नॉर्मली तो हम लोग निकेल का इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि इसमें निकेल का प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन निकेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के हम लोग मोनेल मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ 18-4-1। तो इधर 1 होना चाहिए था, लेकिन मैं टाइपिंग मिस्टेक कर दिया हूँ। इन HSS टूल इज हाई स्पीड स्टील टूल में 18-4-1 का मतलब क्या होता है? तो आप लोग तो जानते हैं इसका मतलब होता है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। लेकिन ऑप्शन में आप लोग को क्या दिया है? W, Cr, V, ऑप्शन नंबर बी MO, Cr, V, ऑप्शन नंबर सी Cr, Ni, C, ऑप्शन नंबर डी Cu, Zn, Sn। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए W, Cr, V, मतलब टंगस्टन, Cr, वेनेडियम, मतलब टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। तो टंगस्टन का सिंबल होता है W। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम नहीं होता, लेकिन इसको इसीलिए इसका राइट आंसर आप लोग नहीं कर पाते हैं, ओके। तो टंगस्टन का जो केमिकल सिंबल होता है वो W होता है, आप लोग को याद रखना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाता है, कौन सा कटिंग टूल मटेरियल को हम लोग फोर्जिंग करते हैं, उसका बाद हम लोग कटिंग टूल बनाते हैं। फोर्जिंग करने के बाद उसको मैशनिंग करने के बाद हम लोग कटिंग टूल बनाते हैं, तो वो होता है हाई स्पीड स्टील होता है, ठीक है। तो हाई स्पीड स्टील को हम लोग फोर्जिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मैशनिंग करके कटिंग टूल बनाते हैं। और एक कितना डिग्री टेम्परेचर तक उसका हार्डनेस को वो ठीक ठाक रख सकते हैं, कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका हार्डनेस को वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बाद उसका हार्डनेस फेलियर होता है। और इसमें कितना परसेंटेज कार्बन रहता है? 0.7% कार्बन रहता है। और ये हाई स्पीड स्टील में अगर 8% कोबाल्ट हम लोग मिक्स कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? कोबाल्ट मिसने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं वेरी हाई स्पीड स्टील, क्योंकि इसमें हार्डनेस और भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हाई स्पीड स्टील है उसका साथ 8% कोबाल्ट मिलाने का बाद उसको बोलते हैं हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड स्टील। समझ में आ गया ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर प्रोड्यूसेस ए स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा गर्मी उपचार प्रक्रिया घटक पर एक स्केल फ्री सतह उत्पन्न करती है? तो आप लोग जानते हैं सरफेस हार्डनिंग 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है आप लोग जानते हैं केस हार्डनिंग, उसके बाद होता है नाइट्राइडिंग, तीसरा होता है फ्लेम हार्डनिंग और चौथा होता है इंडक्शन हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग के बारे में बहुत बार मैंने डिस्कशन कर दिया हूँ, लेकिन इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है? जो वर्कपीस रहता है उसका ऊपर हम लोग इंडक्टर कॉयल हम लोग बिछा देते हैं, मतलब जो वर्कपीस होता है उसका ऊपर हम लोग इंडक्टर कॉयल दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडक्टर कॉयल के थ्रू हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी करंट को हम लोग पास करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट को जब भी हम लोग पास करते हैं तो क्या होता है? उसका जो सरफेस होता है सरफेस हार्ड हो जाता है। और आप लोग को जानना चाहिए जितना ज़्यादा हम लोग फ्रीक्वेंसी पास करते हैं उसका डेप्थ ऑफ फ्यूजन उतना ही कम होगा, या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हार्डनेस बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं द डेप्थ ऑफ हार्डनिंग फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग करंट भेज दें तो डेप्थ ऑफ हार्डनिंग मतलब सरफेस कितना डेप्थ तक हार्डनिंग होगा? 0.7 से 1 मिलीमीटर तक सरफेस हार्डनिंग होगा। लेकिन मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट अगर हम लोग भेज दें तो कितना सरफेस तक या कितना डेप्थ तक वो हार्डनेस होता है? सरफेस हार्डनेस होता है 1.5 से 2 मिलीमीटर तक वो सरफेस हार्ड होता है, ओके। और कौन सा वर्कपीस चाहिए? मतलब नॉर्मली कोई भी वर्कपीस इसके लिए यूज़ नहीं होता, इसके लिए स्पेशल स्टील या अनएलॉय स्टील को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वर्कपीस का हिसाब से स्पेशल स्टील या अनएलॉयड स्टील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका कार्बन परसेंटेज 0.35 से 0.7
परसेंटेज तक होना चाहिए। इसका बाद ये जो वर्कपीस होता है इसके ऊपर हम लोग आप बोल सकते हैं कि इंडक्टर कॉयल या कॉपर हम लोग ट्यूब जला देते हैं। तो कॉपर ट्यूब जब भी जला देते हैं तो उसका हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी करंट भेजते हैं और करंट का थ्रू क्या होता है वो सरफेस हार्ड हो जाता है। समझ में आ गया। और इसके लिए बहुत ही कम टाइम लगता है और डिस्टॉर्शन भी बहुत कम होता है और इसमें स्केल फ्री सरफेस बनता है और इसमें आप लोग बोल सकते हैं इजीली हम लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होंगे कि स्केल फ्री सरफेस पाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग हम लोग करते हैं। इसमें कोई भी सरफेस में स्केल वगैरह कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 26, लिक्विड कार्बोराइजिंग इज डन इन ए हीटेड सॉल्ट बाथ, व्हिच वन इज नॉट ए कार्बोराइजिंग सॉल्ट। तो आप लोग जानते हैं हम लोग जब भी केस हार्डनिंग करते हैं सबसे पहले हम लोग कार्बोराइजिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो कार्बोराइजिंग हम लोग 3 टाइप्स में करते हैं, पैक कार्बोराइजिंग, सॉल्ट बाथ कार्बोराइजिंग या बोल सकते हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग, और तीसरा होता है गैस कार्बोराइजिंग। ठीक है, तो पैक कार्बोराइजिंग के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। और लिक्विड कार्बोराइजिंग में क्या होता है, हम लोग एक सॉल्ट बाथ का अंदर वर्कपीस को डालते हैं। तो सॉल्ट बाथ का अंदर हम लोग कार्बोराइजिंग सॉल्ट यूज करते हैं। तो कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं वो आप लोग को जानना चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं तो इसमें आपको बोला है कि लिक्विड कार्बोराइजिंग में जो सॉल्ट बाथ होता है उसमें कौन सा कार्बोराइजिंग सॉल्ट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड। तो इन 4 जो सॉल्ट दिए, इन 4 सॉल्ट में से एक सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं एज ए कार्बोराइजिंग सॉल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड और बेरियम क्लोराइड का हम लोग कार्बोराइजिंग सॉल्ट का हिसाब से यूज करते हैं। उसका अंदर हम लोग जो वर्कपीस है वर्कपीस को डालते हैं और सॉल्ट बाथ हीटेड रहता है। उसका बाद क्या होता है, उसका धीरे धीरे उसका सरफेस को हार्ड बना देते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सरफेस को ही नहीं हार्ड बनाते, इसको कोर के भी मतलब अंदर तक भी इसको हार्ड बना देते हैं कभी कभी। ओके, और इसमें बहुत ही कम थिकनेस तक या बोल सकते हैं थीन केस ऑफ हार्डनेस बनाने के लिए, सरफेस हार्डनेस बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। 0.25 मिलीमीटर तक इसका केस थीन केस हम लोग बना सकते हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग का मदद से। ओके, और गैस कार्बोराइजिंग के लिए कौन सा गैस यूज होता है, मीथेन और प्रोपेन गैस यूज होता है। और पैक कार्बोराइजिंग में एनर्जाइजर के हिसाब से क्या यूज होता है, बेरियम कार्बोनेट BaCO3 यूज होता है। ओके, टोटल चीज क्लियर हो गया जो क्वेश्चन आप लोग को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनेलिंग इज डन टू। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एनेलिंग हम लोग क्यों करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द टफनेस, टफनेस को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द हार्डनेस, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को मतलब भंगुरता को बढ़ाने के लिए। तो एनेलिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं कोई भी वर्कपीस का मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। तो मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी तभी बढ़ेगा जब मेटल सॉफ्ट होगा। मेटल अगर नरम नहीं होगा तो उसको हम लोग कट नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले उसको हम लोग को सॉफ्टनेस बढ़ाना पड़ता है। तो एनेलिंग प्रोसेस का मदद से हम लोग मेटल का सॉफ्टनेस को बढ़ाते हैं। तो इंक्रीज द सॉफ्टनेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर टफनेस बढ़ाने का बात करते हो तो टेम्परिंग प्रोसेस हो जाता है, और ब्रिटलनेस और हार्डनेस बढ़ाने का बोलता है तब हो जाता है हार्डनेस ट्रीटमेंट प्रोसेस हो जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी फीड लुब्रिकेंट। ग्रेविटी फीड लुब्रिकेंट का बेस्ट सबसे अच्छा उदाहरण कौन होता है, तो लुब्रिकेशन सिस्टम अलग अलग होता है, जैसे ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड और आप जानते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन। 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी फीड मतलब क्या है, ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन होता है उसका वजह से कोई भी सोचे ऐसे कोई भी कप है तो कप के अंदर हम लोग ऑयल रख दिया तो बूंद बूंद करके नीचे ये मशीन के अंदर हम लोग ऐसे कोई भी ऑयल कप रख दिया तो धीरे धीरे बूंद उसका अगर छेद रहेगा तो ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे बूंद बूंद करके मशीन के अंदर वो लुब्रिकेटिंग होते रहेगा। तो ये होता है ग्रेविटी फीड लुब्रिकेंट। ओके, तो वीक फीड लुब्रिकेटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ग्रेविटी फीड लुब्रिकेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेम टू सेम क्वेश्चन टाइप हो गया है कि मशीनिंग ऑपरेशन के लिए ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कटिंग फ्लूइड क्या यूज होता है, तो सोल्यूबल ऑयल इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहले ही मैं डिस्कशन कर दूँ, इसका जगह में और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कशन कर दूंगा, नहीं तो आप लोग को 49 हो जाएगा, तो आप लोग को मार्क्स कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है ग्रेफाइट इज ए, तो ग्रेफाइट एक कौन सा लुब्रिकेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए लिक्विड लुब्रिकेंट, ऑप्शन नंबर बी सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड लुब्रिकेंट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड लुब्रिकेंट।
अगर मोलिबोडिनम डाई सल्फाइड दिया रहता तब भी हो जाता सॉलिड लुब्रिकेंट, और ग्रीस होता तो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट इज द राइट आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोला मेटेरियल हैविंग हाईएस्ट कटिंग स्पीड। तो जब भी हम लोग कोई भी मटेरियल को काटते हैं तो सबसे ज़्यादा कटिंग स्पीड कौन सा मटेरियल में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी ब्रोंज, ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी हाई कार्बन स्टील। तो आप लोग जानते हैं जो मेटल जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उसको हम लोग उतना ही जल्दी काट सकते हैं। मेटल अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो काटने में तो प्रॉब्लम होगा ना। जो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है उसको हम लोग इजीली काट सकते हैं। तो इनमें से सबसे सॉफ्ट कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है। ओके, तो इसके लिए हाईएस्ट कटिंग स्पीड होता है। जब हम लोग हाई स्पीड टूल का मदद से इसको काटते हैं तो सबसे ज़्यादा कटिंग स्पीड कितना होता है? 70 से 100 मीटर पर मिनट होता है, क्योंकि कटिंग स्पीड का यूनिट आप लोग जानते हैं मीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक सबसे हाईएस्ट कटिंग स्पीड और लोएस्ट कटिंग स्पीड क्या हो जाएगा? तो इसमें बोला है लोएस्ट कटिंग स्पीड किसमें होगा सबसे? तो जो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसमें उतना ही कम कटिंग स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर है एल्यूमिनियम, ब्रोंज, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील ज़्यादा हार्ड होता है इसीलिए कटिंग स्पीड भी इसका कम होता है। कितना होता है? 5 से 8 मीटर पर मिनट होता है। ओके, अगर हम लोग ब्रोंज का बात करते तो अब हो जाता 20 to 35 मीटर पर मिनट हो जाता। ओके, अगर हम लोग कास्ट आयरन का बात करते तो 25 से 40 मीटर पर मिनट हो जाता। ओके, अगर हम लोग कॉपर का बात करता तो कॉपर में कितना हो जाता? कॉपर में 35 से 45 मीटर पर मिनट हो जाता। अगर ब्रास का बात करता ब्रास का 35 से 50 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड हो जाता। ओके, तो सबसे मैक्सिमम होता है एल्यूमिनियम का 70 to 100 मीटर पर मिनट, और सबसे कम होता है आप लोग जानते हैं हाई कार्बन स्टील, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड को काटने में ज़्यादा मतलब हम लोग को टाइम लगता है। तो ये कितना होता है? इसीलिए इसका कटिंग स्पीड हो जाएगा 5 to 8 मीटर पर मिनट। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको बोला है एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड ए लाइन टेंजेंट टू द मैशिन्ड सरफेस एट द कटिंग पॉइंट इज नोन एज। तो टूल फेस और लाइन टेंजेंट टू द मैशिन्ड सरफेस ऑफ ए कटिंग पॉइंट, तो कटिंग पॉइंट का जो एंगल बोला है, तो ये जो एंगल आप लोग का होता है इस टाइप का जो आप लोग का टूल होता है, तो ए टूल का एंगल को आप लोग को क्या बोलता है? ए एंगल। और ए एंगल को आप लोग को क्या बोलता है? ए एंगल को आप लोग को बोलता है कि पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल आप लोग को बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फॉर मैशिनिंग कॉपर द रेक एंगल प्रोवाइडेड इज। कॉपर को मैशिनिंग करते टाइम हम लोग का रेक एंगल कितना प्रोवाइड करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो कॉपर क्या होता है? सॉफ्ट होता है, माइल्ड स्टील भी सॉफ्ट होता है, उसको काटने के लिए हम लोग को पॉजिटिव रेक एंगल का जरूरत होता है। ओके, कास्ट आयरन का बोलता तो हम लोग को 0 रेक एंगल का जरूरत पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कार्बाइड टिप टूल जेनरली हैव रेक एंगल। कार्बाइड जो टिप टूल होता है आमतौर पर उसका रेक एंगल कितना होता है? 0, नेगेटिव, पॉजिटिव या नॉन ऑफ दिस। तो कार्बाइड क्या होता है? वो हार्ड मेटल को काटने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका नेगेटिव रेक एंगल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार एग्जाम में पूछे जाता है कि जब हम लोग कोई भी मैशिनिंग ऑपरेशन करता है, टर्निंग करता है, तो उसमें सबसे मतलब सरफेस फिनिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है? सरफेस फिनिश किसका ऊपर डिपेंड करता है? तो कटिंग स्पीड का ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग का कटिंग स्पीड कम रहता है तो आप लोगों का सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आता है। कटिंग स्पीड अगर आप लोग का ज़्यादा रहता है, चाहे आप लोग 0 रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल यूज़ कर रहे हैं, आप लोग का फिनिश ऑलवेज अच्छा आता है। तो कटिंग स्पीड मैक्सिमम होने से फिनिश ऑलवेज अच्छा होता है। कटिंग स्पीड कम होने से आप लोग का अगर पॉजिटिव रेक एंगल होगा फिर भी उतना अच्छा आप लोग का फिनिश नहीं आता है। तो सरफेस फिनिश किसका ऊपर डिपेंड करता है? कटिंग स्पीड का ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो कभी कभी स्टूडेंट बोल देते कि नहीं फीड का ऊपर डिपेंड करता है, फीड हम लोग कम देते तो सरफेस फिनिश अच्छा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग फीड कम देते स्लो स्पीड में भी तो आप लोग का फिनिश उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन हाई स्पीड में अगर आप लोग फीड देते हैं और थोड़ा सा भी फीड देते तो आप लोग का फिनिश अच्छा आता है। तो एक्चुअली डिपेंड करता है कटिंग स्पीड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आप देख सकते हैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एग्जाम में इधर से मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आने का चांसेस है। तो आप लोग क्लास को रेगुलर फॉलो कीजिए। आप लोग का जितना भी दोस्त है सभी दोस्त का साथ चैनल का लिंक शेयर कीजिए और
जितना हो सके सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट प्रोवाइड करने का, क्योंकि हमको डेली 50-50 क्वेश्चन टाइप करके लाना पड़ता है, उसके बाद हमको क्लास भी लेना पड़ता है, उसके बाद मेरा ऑफिस भी रहता है। तो हम कोशिश करते हैं आप लोग को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का, एक ही वीडियो में जितना हो सके पॉइंट आप लोग को बताने का। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, इसमें आपको बोला है फाइल्स के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, सिंगल कट फाइल्स रिमूव स्टॉक एज फास्ट एज डबल कट फाइल। डबल कट फाइल का जैसे सिंगल कट फाइल का रिमूव स्टॉक उतना ही फास्ट होता है या उतना ही ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी, द सरफेस फिनिश ऑब्टेन्ड इन डबल कट फाइल्स इज मच स्मूदर देन सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल से डबल कट फाइल का सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा होता है या बहुत ही स्मूथ होता है। ऑप्शन नंबर सी, डबल कट फाइल डू नॉट रिमूव स्टॉक एज फास्ट एज सिंगल कट फाइल। मतलब सिंगल कट फाइल जितना मेटल काटता है, डबल कट फाइल उतना जल्दी मेटल को रिमूव नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी, द सरफेस फिनिश ऑब्टेन्ड इन सिंगल कट फाइल इज मच स्मूदर देन द डबल कट फाइल। मतलब सिंगल कट फाइल में सरफेस फिनिश जितना डबल कट फाइल से बहुत ही स्मूथ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। तो एक्चुअली क्या होता है, काट का हिसाब से हम लोग फाइल को 4 काट होता है, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कार्ब कट। तो सिंगल कट का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब सॉफ्ट मेटल का फाइलिंग करना पड़ता है, जैसे ब्रास, एल्यूमिनियम, ब्रोंज, कॉपर का हम लोग को फाइलिंग करना पड़ता है, तब हम लोग सिंगल कट फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और कभी कभी जब हम लोग लेद में जॉब का ऑपरेशन करते हैं, सोचो टर्निंग या हम लोग फेसिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमको जब जॉब का डिवाइडिंग करना पड़ता है, बार्स को हटाना पड़ता है, तब हम लोग सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग द जॉब ऑन लेद। लेद मशीन में जॉब को डिवाइडिंग करने के लिए कौन सा कट फाइल यूज होता है, सिंगल कट फाइल यूज होता है। ओके, और डबल कट फाइल बहुत जल्दी मेटल को रिमूव कर सकता है सिंगल कट फाइल का तुलना से, और ये हार्ड मटेरियल का फाइलिंग के लिए यूज होता है, जैसे स्टील का फाइलिंग करते टाइम क्वेश्चन आप लोग का आता है, डबल कट फाइल कौन सा मेटल को फाइलिंग करते टाइम यूज होता है। तो स्टील का फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल यूज होता है। तो ये हार्ड मटेरियल को फाइल कर सकता है और जल्दी फाइलिंग कर सकता है। तो जब ये जल्दी फाइलिंग करेगा, मतलब मेटल जल्दी काटेगा, तो इसका सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं आता जितना सिंगल कट फाइल का आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी में आप लोग को बोला है कि सिंगल कट फाइल में डबल कट फाइल से अच्छा सरफेस फिनिश या स्मूथ सरफेस फिनिश आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी वर्कड ऑन लेद मशीन विदाउट हीटिंग द वेड इज नोन एज। जब लेद मशीन में हम लोग कार्य करते हैं तो मैक्सिमम डायमीटर जो जॉब को हम लोग मशीनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बेड को वो हीटिंग नहीं करता। तो मैक्सिमम जो डायमीटर होता है तो उसको क्या बोलता है, तो बेड को बिना हीट करके मैक्सिमम जो डायमीटर का हम लोग वर्किंग कर सकते हैं लेद मशीन में, तो उस डायमीटर को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्विंग डायमीटर ओवर द बेड। ऑप्शन नंबर बी, लेंथ बिटवीन द सेंटर। ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम बार डायमीटर। ऑप्शन नंबर डी, हाइट ऑफ द सेंटर। तो इसको बोलता है स्विंग डायमीटर ओवर द बेड। तो ये जो मैक्सिमम डायमीटर जॉब को लेद मशीन में वर्क कर सकते हो बिना किसी लेद बेड को हीट करके, तो इसको बोलते हैं स्विंग डायमीटर ओवर द बेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, स्क्रू थ्रेड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है द एंगल बिटवीन इंक्लिनेशन ऑफ थ्रेड एंड द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नोन एज। तो इसमें आपको क्या बोला है, एक स्क्रू थ्रेड है, तो ऐसे एक स्क्रू थ्रेड है। ओके, तो ऐसे स्क्रू थ्रेड है, पहले हमको बना लेने दो। तो ये जो स्क्रू थ्रेड है इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस हो जाएगा ऐसे, एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें आपको बोला है द एंगल बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ द थ्रेड, जो इंक्लाइन जो है, तो ये जो इंक्लाइंड है, ये जो इंक्लिनेशन है, इसका साथ किसका बोला था, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस का साथ जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होता है, तो ये एक्सिस का साथ अगर परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम लोग परपेंडिकुलर मतलब टोटली 90 डिग्री एक्सिस का साथ अगर 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल को क्या बोलते हैं, ये एंगल को बोलता है हेलिक्स एंगल। ठीक है,
इसमें आप लोगों को क्या बोला है फिर से आप देख सकते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ द थ्रेड, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इंक्लिनेशन इतना इंक्लाइंड है, और एक्सिस क्या है, एक्सिस तो इतना है ना, एक्सिस ए है, ओके, ए एक्सिस है, ओके। इसके साथ अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचते तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज नोन एज, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी डायोड, ऑप्शन नंबर सी VRD, ऑप्शन नंबर डी रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रेक्टिफायर सेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब से हम लोग AC करंट को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेल्डिंग करते टाइम हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और हाई वोल्टेज को हम लोग घटा देते हैं, हाई वोल्टेज को कम करते हैं, करंट को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं, बोला द स्टील टायर इंस्टॉलेशन ऑन ए रेलवे वैगन व्हील इज हेल्ड बाय, रेलवे वैगन व्हील पर स्टील टायर की स्थापना किसका द्वारा आयोजित की जा सकती है या किया जाती है। तो आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ, रेलगाड़ी में या जो रेलवे का जो वैगन होता है उसका जो व्हील होता है, व्हील का साथ जो शाफ्ट को फिट करते हैं, तो शाफ्ट का साथ व्हील को फिट करने के लिए उसमें कौन सा फिट होता है, सीम वेल्डिंग या इंटरफेरेंस फिट या फिलेट वेल्डिंग होता है या क्लियरेंस फिट होता है। तो कैसे हम लोग फिट करते हैं, उसमें हम लोग इंटरफेरेंस फिट कर देते हैं, मतलब शाफ्ट का साइज बड़ा होता है होल का साइज से, तो इसीलिए हम लोग होल का अंदर शाफ्ट को डाल देते हैं और उसमें टाइट फिट हम लोग को मिल जाता है। तो रेलवे गाड़ी का या रेलगाड़ी का जो व्हील होता है उसको हम लोग शाफ्ट का साथ फिक्स करते हैं इंटरफेरेंस फिट का मदद से। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार पहले आप लोग को बता दिया हूं। और रेलवे लाइन में जो क्रैक होता है उसको ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग करते हैं, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डक्टाइल स्टील, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक तत्व इस्पात है। तो हाईली डक्टाइल स्टील मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं जिसमें हार्डनेस कम होता है उसमें डक्टाइल ज़्यादा होता है, और जिसमें हार्डनेस ज़्यादा होता है उसमें डक्टाइल कम हो जाता है। तो हार्डनेस कम किस में होता है, सबसे हार्डनेस कम होता है जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होगा। तो कार्बन परसेंटेज किस में कम होता है, डेड माइल्ड स्टील में कम होता है, क्योंकि इसमें 0.05 से 0.15% तक कार्बन रहता है। तो इसमें हार्डनेस कम है इसलिए ये डक्टाइल होता है। जब भी इसका हार्डनेस बढ़ जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं हाई कार्बन स्टील का, तो इसका हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसका डक्टिलिटी भी बहुत कम रहता है इसका अंदर। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ टैप, रिंग्स आर मार्क्ड ऑन द शैंक, हाउ मेनी रिंग्स आर मार्क्ड ऑन द टैपर टैप। टैप का बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, हैंड टैप टोटल 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टैप जिसको टैपर टैप बोलते हैं, सेकंड टैप जिसको इंटरमीडिएट टैप बोलता है, जैसे थर्ड टैप उसको बॉटमिंग टैप या प्लैग टैप कहते हैं। तो टैप को इजीली पहचानने के लिए हम लोग रिंग मार्क कर देते हैं शैंक पर। तो टैपर टैप मतलब फर्स्ट टैप पर कितना रिंग हम लोग मार्क करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो फर्स्ट टैप में हम लोग 1 रिंग मार्क करते हैं, सेकेंड टैप में हम लोग 2 रिंग मार्क करते हैं, थर्ड टैप में हम लोग 3 रिंग मार्क करते हैं। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वर्कपीस दैट कैन बी वर्कड ऑन ए लेथ मशीन इज नोन एज। लेथ मशीन पर काम करने वाले वर्कपीस की अधिकतम लंबाई को डैश रूम में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेंथ बिटवीन द सेंटर, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम बार डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइट ऑफ द सेंटर, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम मशीन बेड लेंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ बिटवीन द सेंटर। लाइफ सेंटर और डेड सेंटर का बीच में कितना लेंथ है उससे हम लोग को पता चल जाता है। जितना लेंथ होता है उतना लेंथ तक हम लोग मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्कपीस को उसमें होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल ही थोड़ा अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पूरा क्लास जितना भी स्टूडेंट देख रहा है, रेगुलर क्लास जो भी देख रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों के लिए मैं टोटल 7 क्लासेस प्रोवाइड किया हूँ, वो सब अगर आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते जाएगा। बोला है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को कौन सा नाम में जाना जाता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पार्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी गैस वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी
आर्क वेल्डिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस वेल्डिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन पर्पस के लिए हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ही करते हैं। ओके, कभी कभी आप लोग को बोलते हैं कि ऑक्सीजन को कौन सा गैस को या किसको सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन बोलते हैं, मतलब जलने के लिए किसको सपोर्टर बोलते हैं, तो ऑक्सीजन को बोलते हैं, तो ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा कोई भी जगह में आग नहीं लगेगा। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है वो आप लोग को जानना चाहिए, 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का टेम्परेचर। ओके, और ये ऑल टाइप ऑफ फेरस और नॉन फेरस मेटल का ज्वाइनिंग करने के लिए यूज होता है, और ऑल टाइप ऑफ फेरस और नॉन फेरस मेटल उसका एलॉय का ज्वाइनिंग करने के लिए यूज होता है। जैसे गैस कटिंग गॉगिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, स्टील ब्रेजिंग, ब्रोंज वेल्डिंग, मेटल स्प्रिंग, पाउडर स्प्रिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं गैस ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फॉर होनिंग फॉर क्लोज टॉलरेंस एंड लार्ज क्वांटिटीज, निकट सहिष्णुता और बड़ी मात्रा के लिए होनिंग का कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए होनिंग हम लोग क्यों करते हैं। कोई भी इंटरनल सरफेस है, वो इंटरनल सरफेस का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, बहुत ही सुपर सरफेस फिनिश बनाने के लिए, बहुत ही प्रिसीजन सरफेस फिनिश बनाने के लिए हम लोग होनिंग करते हैं। इसमें आप लोग मेटालिक या नॉन मेटालिक कोई भी इंटरनल सरफेस को, या आप बोल सकते हैं हार्डेंड या अनहार्डेंड स्टेट में कोई भी मेटल अगर है तो उसको भी हम लोग होनिंग कर सकते हैं, उसका इंटरनल सरफेस को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक का ज़रूरत पड़ता है, और इसके लिए 2 टाइप का मोशन होता है, एक रोटरी मोशन होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन साइमल्टेनियसली होता रहता है, मतलब दोनों मोशन एक साथ होता है, एक रोटरी मोशन और एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन साइमल्टेनियसली होते रहता है, मतलब एक साथ होते रहता है। ओके, और मास प्रोडक्शन के लिए स्पेशल होनिंग मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। तो होनिंग हम लोग 2 टाइप में करते हैं, एक मैनुअल स्ट्रोकिंग करते हैं और एक पावर स्ट्रोकिंग करते हैं। तो मैनुअल स्ट्रोकिंग का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं, इसमें हम लोग जब भी लार्ज क्वांटिटी व्हेन टॉलरेंस आर एक्सट्रीमली क्लोज, जब टॉलरेंस बहुत ही क्लोज होता है, लार्ज क्वांटिटी जब भी होता है तब हम लोग मैनुअल स्ट्रोकिंग को प्रेफर करते हैं। ओके, और पावर स्ट्रोक का प्रेफरिंग करके ऑल टाइप ऑफ वर्क पीस को हम लोग होनिंग कर सकते हैं, और इसमें जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसका इंटरनल सरफेस को बहुत ही सस्ता में हम लोग फिनिशिंग कर सकते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग फाइनल फिनिशिंग जब कर देते हैं, होल का फाइनल फिनिशिंग या होनिंग जब कर देते हैं, तो मैनुअल स्ट्रोक करते पावर स्ट्रोक करने के बाद, सोचो पावर स्ट्रोक करके हम लोग होनिंग किए हैं तो उसका इंटरनल जो सरफेस है बहुत ही अच्छा बन गया है। फाइनल फिनिशिंग जब आप लोग का हो गया है पावर स्ट्रोक का मदद से, उसका बाद हम लोग मैनुअल स्ट्रोक का मदद से और भी अच्छा फिनिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जानना चाहिए जो मैनुअल स्ट्रोकिंग होता है, मैनुअल स्ट्रोकिंग में क्या क्या टूल या क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है। जैसे मैंड्रेल यूज़ होता है, इसके बाद एब्रेसिव स्टोन विथ होल्डर यूज़ होता है। ओके, और ये पेयर ऑफ शू यूज़ होता है। तो शू किस मटेरियल से बनता है, वेयर रेजिस्टेंस मटेरियल से बनता है। ओके, और इसका बाद एक वर्कपीस मटेरियल रहता है। तो ये प्रोसेस मैं आप लोग का बाद में क्लियर कर दूंगा क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। आप लोग जस्ट याद रखना, मैंड्रेल ज़रूरत पड़ता है और एक एब्रेसिव स्टोन विथ होल्डर का ज़रूरत पड़ता है, और ये पेयर ऑफ शू का ज़रूरत पड़ता है जो वायर रेजिस्टेंस मटेरियल से बना हुआ होता है। और इसमें एक वेज होता है, वेज कंट्रोल करता है एब्रेसिव स्टोन का फीडिंग को, मतलब कितना फीड देना पड़ेगा एब्रेसिव स्टोन का, तो वो कंट्रोल करता है वेज। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीआरवी यूएनएल का, सॉरी एलएमआरसी का क्वेश्चन में, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब हम लोग होनिंग करते हैं, होनिंग करते टाइम जो मैनुअल स्ट्रोकिंग होता है, मैनुअल स्ट्रोकिंग में जब एब्रेसिव स्टोन को फीडिंग करना पड़ता है तो कौन एब्रेसिव स्टोन का फीडिंग को कंट्रोल करता है, तो वेज कंट्रोल करता है, WEDGE। ओके, तो जो क्वेश्चन आता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा आप लोग को क्या बोला है। ऑप्शन नंबर ए, होनिंग इज नॉट प्रेफर्ड फॉर क्लोज टॉलरेंस, होनिंग क्लोज टॉलरेंस के लिए प्रेफर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, पावर स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड फॉर ओवर मैनुअल स्ट्रोकिंग, पावर स्ट्रोकिंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं मैनुअल स्ट्रोकिंग से। ऑप्शन नंबर सी, नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन, मतलब ऊपर में जो भी ऑप्शन है सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी, मैनुअल स्ट्रोक इज प्रेफर्ड ओवर पावर स्ट्रोकिंग। तो आप लोगों को मैं पहले बता दिया, पावर स्ट्रोकिंग से ज़्यादा हम लोग मैनुअल स्ट्रोकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी वर्कपीस में अगर हम लोग
पावर स्ट्रोकिंग की मदद से फाइनल फिनिशिंग कर दिए हैं, उसका बाद भी हम लोग और भी अच्छा फिनिश पाने के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब भी लार्ज क्वांटिटी में जॉब रहता है और क्लोज टॉलरेंस में हम लोग को करना पड़ता है, तो निकट सहिष्णुता में आप लोग जब भी हम लोग को करना पड़ता है, तब हम लोग ऑलवेज मैनुअल स्ट्रोक को या मैनुअल स्ट्रोकिंग को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ क्वेश्चन है, किसी को अगर 46 प्लस भी मिलेगा तो अच्छा है। 46 नंबर में आपको बोला था बियरिंग व्हिच कॉन्सिस्ट ऑफ रोलिंग एलिमेंट आर नोन एज। बियरिंग जिसमें रोलिंग एलिमेंट तत्व होता है उसको डैश रूप में जाना जाता है। तो कौन सा एलिमेंट में या कौन सा बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट रहता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ऑप्शन नंबर डी ग्रीज लुब्रिकेटेड या ग्रीज लुब्रिकेशन बियरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग रोलिंग एलिमेंट रहता है। मैं आप लोग को बहुत पहले ही बता दिया हूँ, रोलिंग एलिमेंट का हिसाब से क्या क्या रहता है, जैसे बॉल भी रह सकता है, रोलर भी रह सकता है, ड्रम भी रह सकता है, नीडल भी रह सकता है। समझ में आ गया? इसके बारे में मैं बहुत बार आप लोग का साथ क्लियर किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हार्डनिंग ऑफ कार्बन स्टील डिक्रीजेस इट्स। कार्बन स्टील का जब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो वो क्या कम कर देते हैं? तो जब भी हार्डनेस बढ़ जाता है कोई भी स्टील का तो वो डक्टिलिटी को कम कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैं पहले आप लोग को बता दिया हूँ हाई कार्बन स्टील अगर ज़्यादा हार्ड होता है तो उसका डक्टिलिटी कम होता है माइल्ड स्टील से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ग्रीज आर फीड इनटू द बियरिंग। बियरिंग के अंदर ग्रीज को फीड देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ग्रीज तो सेमी सॉलिड होता है या सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है, तो इसको हम लोग फीडिंग करने के लिए कौन सा फीडिंग प्रोसेस या कौन सा लुब्रिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं? ग्रेविटी फीड या फोर्स फीड या ऑयल पंप फीड या स्प्लैश फीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स फीड, क्योंकि ग्रीस गन में हम लोग क्या लगाते हैं, उसके अंदर ग्रीस डालते हैं और क्या करते हैं, बियरिंग के अंदर जो निप्पल रहता है, निप्पल का मुंह में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस गन का मुंह को लगा देते हैं। उसका बाद हम लोग ग्रीस गन को दबा के ग्रीस उसका अंदर जो निप्पल का अंदर हम लोग डाल देते हैं। ओके, इसके बाद धीरे धीरे मैशिनिंग में जो बियरिंग है, बियरिंग के अंदर वो लुब्रिकेशन हो जाता है। तो ग्रीस गन का इस्तेमाल करते हैं, वो फोर्स फीड का अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इन द टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन 16D7 द न्यूमेरिकल वैल्यू 7 रिप्रेजेंट। तो इसमें आपको एक टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन दिया गया है। 16 का मतलब होता है बेसिक साइज, डी का मतलब होता है फंडामेंटल डिविएशन ऑप्शन, और 7 का मतलब होता है, यही पूछा है आप लोग का क्वेश्चन में, टाइप ऑफ फीट, अपर डिविएशन, लोअर डिविएशन या ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो 7 का मतलब होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो BIS सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सिस्टम में 25 फंडामेंटल डिविएशन होता है और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है 18 होता है। ठीक है, और BSI BTS में अगर पूछता तो 21 होता है फंडामेंटल डिविएशन और 16 होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फीड रेट एंड द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। फीड दौड़ और ड्रिल की जाने वाली सामग्री की पोकर के बीच की सही संबंध चयन करें। तो कौन सा मटेरियल हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं उसका साथ फीड रेट का क्या संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो आप लोगों को बोलना पड़ेगा। तो 50 क्वेश्चन होने का बाद भी और एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जब बताएंगे तब आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा सेम टू सेम आप लोग का टाइपिंग कर दिया था, इसलिए आप लोग का एक क्वेश्चन मतलब कम हो गया है। 49 अभी तक क्वेश्चन हुआ है, तो और एक क्वेश्चन हम आप लोग का साथ लास्ट में ऐड कर दे रहे हैं, तो वो लेके आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चन आज का क्लास में बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन में बोला है स्मॉलर वैल्यू ऑफ फीड फॉर हार्डर मटेरियल। जब कठोर मटेरियल होता है उसके लिए स्मॉल वैल्यू ऑफ फीड हम लोग को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी लार्जर वैल्यू ऑफ फीड फॉर हार्डर मटेरियल। जब कठोर मटेरियल होता है तब हम लोग को ज़्यादा फीड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी फीड डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल। जब हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं कोई भी मटेरियल को, तो उसके ऊपर फीड डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी स्मॉलर वैल्यू ऑफ फीड फॉर वीकर मटेरियल। वीकर मटेरियल के लिए स्मॉल वैल्यू ऑफ फीड हम लोग को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉलर वैल्यू ऑफ फीड फॉर हार्डर मटेरियल। जब कठोर मटेरियल होता है उसके लिए स्मॉल वैल्यू ऑफ फीड देना पड़ता है। तो फीड का यूनिट क्या होता है, mm पर रिवोल्यूशन होता है। अगर ज़्यादा हार्ड होता है उसके लिए कम फीड देना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, अगर हाई कार्बन स्टील का अगर बात करते हैं या कोई भी हाई एलॉय स्टील का बात करते हैं तो उसमें फीड कितना होता है, 0.08 से 0.3 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन फीड होता है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होता है। और अगर एल्यूमिनियम तो सॉफ्ट होता है, इसके लिए कितना फीड होता है, 0.2 से 1 मिलीमीटर तक फीड हम लोग दे सकते हैं हाई स्पीड टूल से। ठीक है, तो इसमें आप लोग को समझ में आ गया है कि जब
मटेरियल ज़्यादा हार्ड होता है तो फीड कम होता है, जब मटेरियल सॉफ्ट होता है तो फीड हम लोग या नरम होता है सब, तब हम लोग फीड को ज़्यादा दे सकते हैं। समझ में आ गया है? तो और एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग बोल सकते कि सीरियल नंबर वाइज 51 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ कि इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म वर्क्स विथ, इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म वर्क्स विथ, तो कौन सा गियर में होता है? रैक और पिनियन में होता है, या वर्म एंड वर्म गियर में होता है, या 2 हेलिकल गियर में होता है, या ऑप्शन नंबर डी 2 बिवेल गियर में होता है। तो इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म ऑलवेज वर्म गियर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंडेक्सिंग रेशियो कितना होता है? 40:1 होता है। ओके, तो जिसने भी आंसर दे पाया है 40 में से, अगर 50 में से अगर आप लोग 46 प्लस आंसर दे पाया आज का क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रखा था मैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन, और भी प्रिपरेशन कीजिए। जिसका प्रिपरेशन कम है, मार्क्स कम आया है, तो आप लोग को दुखी होने का कुछ नहीं है। आप लोग और भी प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग का भी प्रिपरेशन कुछ दिन के अंदर ऐसे अगर चलते रहेगा तो बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।